हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना लूसेंट महामैराथन क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग लूसेंट के संविधान क्लास जो भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनेगा उसे हम लोग सुनेंगे। दोस्तों, इससे पहले लूसेंट के 2 वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाइड को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं लूसेंट के संविधान विषय से टॉपिक 27 जो है कि लोक सेवा आयोग, उससे जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उससे हम लोग करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 से। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का अधिकतम होता है। दोस्तों, 6 वर्ष अधिकतम होता है या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि राज्य लोक सेवा आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अगला है कि राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है या अधिकतम कितना वर्ष तक वो अपने कार्यकाल पर अपने पद पर बना रहेगा। दोस्तों, राज्य लोक सेवा जो के अध्यक्ष होते हैं वो 6 वर्ष अधिकतम रह सकते हैं या फिर 62 वर्ष। वही अगर संघ लोक सेवा आयोग के पूछ देगा तो वह 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अगला है कि राज्य लोक सेवा के हटाने का जो अधिकार है किसको प्राप्त है और किस अनुच्छेद के तहत। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को प्राप्त है, अनुच्छेद 317 के तहत है। अगला है टॉपिक 28 जिसका नाम है निर्वाचन आयोग। दोस्तों, इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उससे हम लोग करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है कि चुनाव करवाना तथा मतदान सूचियों को तैयार करवाना किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके समान होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। अगला है कि ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। इसका सही उत्तर है 1982 में केरल में पारूर विधानसभा में 50 बूथ पर हुआ था। पारूर विधानसभा क्षेत्र जो था केरल में उस पर हुआ था सिर्फ 50 बूथ पर 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला जो पहला राज्य कौन है। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है गोवा है 1999 में। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण आम चुनाव कब कराया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2004 में संपूर्ण आम चुनाव। अगला है कि वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है उसे क्या है वीवीपैट का। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला है कि वीवीपैट का प्रयोग किस राज्य में और कब किया गया। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2013 में नागालैंड में। अगला है कि वीवीपैट को किस कंपनी ने मिलकर बनाया। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा BEL बेल और ECIL ने 2013 में बनाया था। 2 कंपनियां मिलकर बनाई थी वीवीपैट का और दोनों कंपनियां था बेल और ECIL। अगला है कि जो पार्टी के नाम बताना है और कौन सा छाप है। जैसे तेलुगु देशम पार्टी, उसका जो छाप है साइकिल है। अगला है समाजवाद पार्टी, जिसका छाप जो है साइकिल से है, यूपी से है, यूपी राज्य से संबंधित है। अगला के असम गण परिषद का छाप जो है हाथी है और यह असम राज्य से संबंधित है। अगला झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसका जो चुनाव चिन्ह है वो तीर कमान है, झारखंड राज्य से संबंधित है। शिवसेना जो कि महाराष्ट्र का, इसका चुनाव चिन्ह है तीर कमान। अगला राष्ट्रीय जनता दल जो कि बिहार और झारखंड में, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो लालटेन है। अगला है जनता दल यूनाइटेड, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो तीर है और बिहार और झारखंड से संबंधित रखता है। अगला लोक जन पार्टी, इसका बिहार और झारखंड में भी है, इसका चुनाव चिन्ह है बंगला। अगला राष्ट्रीय जो दल है उनका चुनाव चिन्ह कौन कौन सा, जैसे बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल और भारतीय कांग्रेस
पार्टी का जो है पंजा। अगला है बी कम्युनिस्ट दल, भारतीय कम्युनिस्ट दल जिसका है हंसिया और बाली। अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी। अगला है बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। अगला है तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। आगे चलते हैं दोस्तों कि मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र कब आया था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1993 में। अगला है कि लोकसभा विधानसभा के सीटों में वृद्धि या कमी किस वर्ष तक नहीं की जाएगी, दोस्तों इसका सही उत्तर है 2026 तक नहीं की जाएगी। अगला है कि किस संशोधन के द्वारा 84वें संविधान संशोधन 2001 और अनुच्छेद 82 और 170 में संशोधन किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न ये है कि लोकसभा में विधानसभा की सीटों में वृद्धि या कमी किस वर्ष तक नहीं की जाएगी, दोस्तों इसका सही उत्तर है 2026 तक। किस संशोधन के द्वारा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 84वें संविधान संशोधन 2001 में अनुच्छेद 82 और 170 के 3 में किया गया था। हालांकि टॉपिक 31 जिसका नाम है राज्य भाषा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि किस अनुच्छेद तथा भाग के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है, दोस्तों इसका सही उत्तर है भाग 17 अनुच्छेद 343 से। अगला कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, दोस्तों इसका सही उत्तर है 1955 ईस्वी में बीजी खरे की अध्यक्षता में। अगला संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितने भाषाओं का उल्लेख है, दोस्तों इसका सही उत्तर है 22 से। अगला कि मेघालय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का क्षेत्रीय भाषा क्या है, दोस्तों इसका सही उत्तर है मेघालय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का क्षेत्रीय जो भाषा वो अंग्रेजी है। अगला है कि पुडुचेरी की जो क्षेत्रीय भाषा वो क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी। दोस्तों याद रखिएगा कि पुडुचेरी की जो क्षेत्रीय भाषा है वो फ्रांसीसी है। अगला कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित कानून किस भाषा में होंगे, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी। संसद तथा राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जो पारित कानून होंगे किस भाषा में होंगे, अंग्रेजी के भाषा में होंगे। भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो कोई नहीं है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला है 32 टॉपिक से 32 टॉपिक आपात उपवन। दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाइड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला है 32 टॉपिक से आपात उपवन से कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपात का जो है प्रावधान है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3। पहला है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद कितना में उल्लेख है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 352 में, जिससे हम लोग बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या युद्ध कर सकते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय आपात को भारत में या किसी एक भाग में लगाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में संबंधित है। अगला कि राष्ट्रीय आपात न्यूनतम कितने माह तक लगाया जा सकता है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 माह के लिए लगाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितने माह तक लगाया जा सकता है, दोस्तों इसका सही उत्तर है 6 माह या 6 माह या संसद के तरफ से। अगला है कि राष्ट्रीय आपात न्यूनतम कितने माह तक लगाया जा सकता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात न्यूनतम 1 माह और अधिकतम बोल देगा तो 6 महीना 6 सप्ताह तक लगाया जाता है संसद के तरफ से। अगला है कि भारत में कुल अधिकारों की संख्या कितनी है, दोस्तों भारत में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला है कि अनुच्छेद 19 कब समाप्त हो जाती है, दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आपात के समय। अगला कि राष्ट्रीय आपात के समय किस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है, दोस्तों इसका सही उत्तर 20 और 21 है। 20 और अनुच्छेद 20 और 21 है जो कि राष्ट्रीय आपात के समय ये समाप्त नहीं होता, जबकि आपका 19 अनुच्छेद समाप्त हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत। अगला किस अनुच्छेद के तहत 44वें संशोधन अधिनियम किया गया है, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 359 के तहत हुआ था 1978 में। किस अनुच्छेद के तहत 44वें संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, तो दोस्तों अनुच्छेद 359 के तहत कब, 1978 में। वह अनुच्छेद जो बाहरी तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर अनुच्छेद 359। वह अनुच्छेद जो बाहरी तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है अनुच्छेद 359।
अगला है अनुच्छेद 352 की आपात की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 के हुआ था। अगला की घोषणा वापस ली गई थी कब? जो अनुच्छेद 352 के आपात की जो घोषणा है वापस कब ली गई थी? तो दोस्तों 10 जनवरी 1968 को। अगला है कि दूसरी बार आपात की घोषणा कब किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में, और पहला हुआ था भारत चीन में 26 अक्टूबर 1962 को। अगला तीसरी बार आपात की जो घोषणा है वो कब हुआ था? 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी की आशंका पर। दोस्तों इसका से अगला क्वेश्चन है कि दूसरी और तीसरी जो आपात की जो घोषणा थी उसे आपस कब लिया गया था? तो 1977 में। जो और यही पूछेगा जो पहला घोषणा किया गया था उसको कब वापस लिया गया था? तो 368 में। और वही पूछेगा दूसरा तीसरा तो 1977 में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। हालांकि पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1957 को। अगला है कि संवैधानिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा रहा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अगला कि पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया था? दूसरे सही उत्तर 20 जुलाई 1957 को लगाया गया था। अगला वित्तीय आपात की अधघोषणा किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया। अगला वित्तीय आपात की अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो दोस्तों इसका समय सीमा नहीं है। अगला है कि वित्तीय आपात कब लगता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है लोकसभा जब विघटित हो। अगला है दोस्तों अगला है धारा 370 से जो कि टॉपिक 33 से जम्मू कश्मीर के विशेष जो संवैधानिक दर्जा था उससे क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने कब दी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्यसभा ने कब दी? तो 5 अगस्त 2019 को। हालांकि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 239A के तहत। अगला है दोस्तों जम्मू कश्मीर में राज्यपाल कितने महिला सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल कितने महिला सदस्यों की जो है नियुक्ति कर सकता है? तो 2। दोस्तों अगला 34वें टॉपिक से प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, इससे जितने भी टॉपिक बने उसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर 26 जनवरी 1950 को। अगला है कि नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसके उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर मंत्री के उपयोग में लाया जाता है। अगला है कि लाल राष्ट्रीय प्रतीक किसके उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों इसका सूत्र राज्यसभा में। हालांकि हरा राष्ट्रीय जो प्रतीक है किसके उपयोग में लाया जाता है? तो लोकसभा। हालांकि भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के किस राज्य के अधिनियम के तहत नियंत्रित होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 2005 में। अगला कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अगला दोस्तों केसरिया जो है जो भारत का जो झंडा है उसमें ऊपर के ओर केसरिया जो रंग होता है वो किसका प्रतीक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जागृति, शौर्य और त्याग का। अगला दोस्तों कि सफ़ेद जो है रंग वह किसका प्रतीक है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो है सत्य एवं पवित्रता का। अगला है दोस्तों कि हरा रंग जो होता है आप भारत का जो झंडा है उसमें हरा जो रंग होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है? दोस्तों सही उत्तर है जीवन और समृद्धि को। अगला दोस्तों प्रश्न कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हंसा मेहता ने। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हंसा मेहता। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार कब हो गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 2004 में जनवरी 2004 में कर दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक नागरिकों का मूल अधिकार कब हो गया था? तो जनवरी 2004 में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के अ के तहत। अगला राष्ट्रीय ध्वज संहिता तथा सभी नागरिकों को निजी संस्थान को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कब मिला? 2002 में। राष्ट्रीय ध्वज संहिता तथा सभी नागरिकों को निजी संस्थान को राष्ट्रीय ध्वज
फहराने का अधिकार कब मिले? 2002 में। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का एक मूल अधिकार बन गया था 2004 में, और 2002 में सभी जो है निजी संस्थानों पर फहरा सकते थे। उसके बाद उसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया था। अगला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन तक झुकाया जाता है? दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग बढ़िया से सुनिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिन तक जो है झुकाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 12 दिन। अगला, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निधन पर कितना दिन तक जो है झंडा को झुकाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 दिन तक झुका के रखा जाता है। अगला, झंडा ऊंचा रहे हमारा की जो रचना है किसने की? दोस्तों, इसका सही उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि के। हालांकि जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में रचित था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है बांग्ला में। हालांकि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रगान का संक्षिप्त अवधि कितना सेकंड का होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 20 सेकेंड। राष्ट्रगान का जो संक्षिप्त अवधि कितना सेकंड का होता है? तो 20 सेकंड का होता है, जिसमें अंतिम और लास्ट को बोला जाता है। राष्ट्रगान का संक्षिप्त अवधि कितना होता है सेकंड? तो 20 सेकंड। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। दोस्तों, पहला प्रश्न कि राष्ट्रीय गान को कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। दोस्तों, पहला बार राष्ट्रगान को कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रगान का संक्षिप्त अवधि कितना सेकंड का होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 20 सेकंड का। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है पंडित भीमसेन नारायण दत्त। दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पंडित भीमसेन नारायण दत्त। अगला है कि राष्ट्रगान को इंग्लिश में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जाएगा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया 1919 में। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस पत्रिका में राष्ट्रगान प्रकाशित किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है तत्वबोधिनी, जिसका नाम था भारत भाग विधाता 1912 में। अगला है कि राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है कैप्टन राम बहादुर सिंह ठाकुर को। दोस्तों, एक बार और क्वेश्चन कि राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसे जाता है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर को। अगला दोस्तों, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगीत जो था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला कि राष्ट्रगीत सर्वप्रथम गाया गया था कब? तो 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को गाया गया था। अगर वही बोलते कि राष्ट्रगीत गाने का समय कितना होता है? तो 65 सेकंड का होता है। अगला है कि भारतीय संसद का जो प्रारंभ तथा समापन किस गान से होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर जन गण मन तथा वंदे मातरम से। भारतीय राष्ट्र संसद का प्रारंभ होता है जन गण मन से तथा जो समापन होता है वंदे मातरम से होता है। अगला है कि राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो कौन होता है? तो चैत, और अंतिम महीना जो होता है वो फागुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य वर्ष में कितने तारीख को प्रारंभ होता है? तो 22 मार्च को। दोस्तों, सामान्य वर्ष में कितने तारीख को प्रारंभ होता है? तो 22 मार्च को। अगला है कि लीप वर्ष में 21 मार्च को। अगला है दोस्तों, सामान्य वर्ष जो है लीप वर्ष में बोल देगा तो 21 मार्च को स्टार्ट हो जाता है, चैत चढ़ जाता है। और वही बोल देगा कि एक जनरल में, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को। अगला, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल, जिसका रसायन इसका और वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कमल का वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन। अगला है राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाओकिस्टस।
पावा क्रिस्टेस। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइगर्स लिनियास। दोस्तों अगला है कि राष्ट्रीय फल क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय फल आम, जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंगेफेरा इंडिका। अगला राष्ट्रीय वृक्ष, दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, बरगद का पेड़ है, जिसे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में फाइकस बेधालेस, फाइकस बेधालेलिस। अगला है कि राष्ट्रीय नदी कौन सा है। तो दोस्तों गंगा, गंगा नदी को कब अपनाया गया था राष्ट्रीय नदी के रूप में। तो 4 नवंबर 2008 को। अगला कि जलीय जीव, जो जीव है जलीय जीव वो कौन सा है। तो दोस्तों जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसे 2009 में अपनाया गया था, और गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को, और इसे डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को। अगला है जिसे वैज्ञानिक नाम क्या है डॉल्फिन का। तो प्लानिस्टा गैंगेटिक, प्लानिस्टा गैंगेटिक है। अगला कि राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है। तो हाथी है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलिफांस इंडिका, एलिफांस इंडिका। अगला कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। अगला है दोस्तों सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है। तो प्राक्कलन समिति। दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 1 वर्ष में। अगला दोस्तों प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। अगला दोस्तों कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो 22 है। अगला दोस्तों कि लोकसभा में कितने, तथा राज्यसभा में कितने होते हैं सदस्यों की संख्या। तो 15 होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में होते हैं 7 है। हालांकि लघु लोकसभा किसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर है प्राक्कलन समिति को, लघु लोकसभा कैसे कहते हैं, प्राक्कलन समिति को। अगला है कि लोक लेखा अपना प्रतिवेदन किसको देता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है लोकसभा को। अगला है कि सरकारी उपक्रमों की समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो 22 है। अगला दोस्तों कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है। सरकारी उपक्रमों की समिति में सदस्यों की संख्या जो 22 होता है, उसमें लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 22। तो लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। हालांकि सरकारी उपक्रमों की समिति किसकी संस्तुति पर की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कृष्ण मेनन समिति 1963 में। क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकारी उपक्रमों की समिति किस संस्तुति पर की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कृष्ण मेनन समिति 1963 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्रंथालय समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 9। अगला दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कितने होते हैं। तो 6, और राज्यसभा के सभापति के द्वारा 3। ग्रंथालय समिति में जो सदस्यों की संख्या जो 9 है वो मनमोनित किया जाता है, जिसमें लोकसभा से 6 ठो, राज्य के सभापति 3 गो। लोकसभा अध्यक्ष करता है 6 ठो और राज्य के सभापति करता है 3 ठो। हालांकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी समितियां में सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो 30 है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समितियां में सदस्यों की संख्या कितना होता है। तो 30 है। हालांकि लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो 20, और राज्यसभा से 10 है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की जो कल्याण संबंधी समितियां हैं, उसमें लोकसभा से 20 आते हैं और राज्यसभा से 10, कुल 30 सदस्य जो है आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि टॉपिक है 36 आपका, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। इससे जितने भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बने गए उससे हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों पहला कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है मैग्ना कार्टा का। दोस्तों पंचायती राज से क्वेश्चन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल स्टडी वाइड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन के वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर कि पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि कहाँ पर पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1959 को जो हुआ था वो हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हालांकि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ था तथा किसने किया।
तो दोस्तों सही उत्तर 11 अक्टूबर 1959 को। पहले हुआ था राजस्थान के नौगढ़ जिला में 2 अक्टूबर को। उसके बाद हुआ था आंध्र प्रदेश के पंचायती राज लागू हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हालांकि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, तो 21 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत, तो दोस्तों अनुच्छेद 243 के तहत। हालांकि 73 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए पंचायती राज से। 73 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। अगला है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, दोस्तों इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। हालांकि किस राज्य में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, दोस्तों पूर्वी भारत के जो राज्य हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये 3 राज्य में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। अगर कुछ पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किस संविधान संशोधन किया गया, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए 73वें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर कौन होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए ग्राम पंचायत। अगला है दोस्तों कि प्रखंड स्तर पर कौन होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति। दोस्तों अगला रहता है कि जिला स्तर पर कौन होता है, तो दोस्तों जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है और पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। अगला है कि पंचायतों को जो दान कहाँ से मिलता है, फंड कहाँ से आता है पंचायतों को, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की जो संचित निधि है उससे आता है फंड पंचायत को। अगला है कि 73 संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्नाटक। 73 संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य हो जाए कर्नाटक। अगला दोस्तों के 74 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दोस्तों इसका सही उत्तर है नगर पालिका से। 74 संविधान संशोधन किससे संबंधित है, दोस्तों इसका सही उत्तर है नगर पालिका से। अगला कि नगर पालिका का उल्लेख किस भाग, किस अनुच्छेद तथा अनुसूची में, दोस्तों इसका सही उत्तर है भाग 9 के क में, अनुच्छेद 243 में और अनुसूची 12 में। नगर पालिका को उल्लेख किस भाग तथा किस अनुच्छेद तथा किस अनुच्छेद अनुसूची में, तो दोस्तों भाग 9 के क में, अनुच्छेद 243 में, अनुसूची 12 में। अगला कि नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में कितने विषय पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान है, दोस्तों इसका सही उत्तर है 18, अनुच्छेद 18। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में कितने विषय पर विधि बनाने का शक्ति प्रदान है, दोस्तों इसका सही उत्तर है 18 विषय पर। अगला कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है, दोस्तों इसका सही उत्तर है 1/3 भाग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नगर पालिका कितने प्रकार के हैं, दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो रहा है उसे क्या कहते हैं, तो नगर पंचायत। जो ग्रामीण क्षेत्र नगर में परिवर्तित हो रहा है तो उसे कहते हैं नगर पंचायत, और जो छोटे नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे नगर परिषद कहते हैं। और जो भी बड़े नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जो भी नगर और बड़ा नगर बन रहा है तो उसे नगर निगम कहते हैं। और जो भी छोटा नगर क्षेत्र में हो रहा है परिवर्तित तो उसे नगर परिषद। जो छोटा नगर क्षेत्र है उसे नगर परिषद, और जो बड़ा नगर क्षेत्र है उसे नगर निगम। और जो भी गांव, जो भी ग्राम नगर में परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन कर रहा है तो नगर पंचायत में आ जाता है। अगला क्वेश्चन कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और कब, दोस्तों इसका सही उत्तर है मद्रास में हुआ था, तमिलनाडु में मद्रास पड़ता है, वहीं पर हुआ था 29 सितंबर 1688 को। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, दोस्तों मद्रास में 29 सितंबर 1688 को। हालांकि नगर निगम की बनाने की अनुमति किसने दी, तो नगर के जो नियम बनाने की जो अनुमति किसने दी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब, तो दोस्तों 1687 में। तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस मामले के लिए था, मैं बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो व्यापारिक मामलों के लिए था। दोस्तों व्यापारिक मामला जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत आता था। ये पहले वीडियो में हम समझाए हैं सिद्धांत के जो पहला टॉपिक है उसमें 1 से लेकर 10 तक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो होता है कंट्रोल प्रशासनिक मामले के लिए होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है व्यापारिक मामले का
काम करता था। दोस्तों अगला टॉपिक है 37, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों उसे हम लोग करेंगे। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाइड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है शून्यकाल। अगला दोस्तों शून्यकाल का नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार पत्रों के द्वारा। हालांकि वर्तमान में शून्यकाल का जो समय है वो कितना है? तो दोस्तों 1 बजे से 2 बजे है। अभी वर्तमान में 1 बजे से 2 बजे के बीच में। तो पहले ये जो था समय 12 से 1 के बीच रखा गया था। हालांकि संसद के किस सदन का विघटन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर लोकसभा का केवल विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। दोस्तों लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। संसद 79, राज्यसभा 80 अनुच्छेद और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा आता है। अगला तारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो दोस्तों तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो होता है तर्क के द्वारा दिया जाता है, तर्क वितर्क यानी मौखिक। अगला है कि अतारांकित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है? तो दोस्तों जिससे अतारांकित, जिससे तर्क वितर्क नहीं आप कर सकते हैं तो लिखित के द्वारा दिया जाता है। अगला है कि किस प्रश्न पर तारा लगाकर प्रश्न पूछा जाता है? दोस्तों प्रश्न जो होता है ना तारा लगाकर उसी प्रश्न को पूछा जाता है जो तारांकित प्रश्न होता है। तारांकित जो प्रश्न होता है उस पर तारा लगाकर पूछा जाता है। दोस्तों तारा यानी स्टार लगाकर पूछा जाता है तारा। अगर संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है? दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है पहले भी हम कर दिए हैं और बता भी देते हैं अभी भी। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 266। आकस्मिक निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए 267। आकस्मिक निधि का उल्लेख 267। आकस्मिक निधि से धन किसकी मदद से निकाला जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए संसद के द्वारा निकाला जाता है। अगला है कि आधे घंटे की जो चर्चा है सदन में कितने बजे किया जाता है? दोस्तों आधे घंटे की जो चर्चा है केवल 5 बजे से 5:30 बजे के बीच किया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में है, क ले लेके 6 तक। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि धन विधेयक को संसद किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अगला दोस्तों किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है धन विधेयक। क्योंकि धन विधेयक दोस्तों राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता, इसलिए क्योंकि धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति से बिना पूछे हुए नहीं निकाला जाता है। धन विधेयक का जो कानून बनाया जाता है पहले राष्ट्रपति से ही पूछकर बनाया जाता है, इसलिए वो माना नहीं करता है। अगला वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 112। अगला वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर लोकसभा करता है कि वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है? तो लोकसभा। हालांकि किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। किस अनुच्छेद के तहत जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? अनुच्छेद 75 के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बजट किस माह में पेश किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फरवरी के दूसरा या तीसरा सप्ताह में। बजट जो है किस माह में पेश किया जाता है? फरवरी के दूसरा या तीसरा सप्ताह में। दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो 2021 का जो बजट है वह किसने पेश किया था। और 2021 का जो बजट है वो एक लैपटॉप के द्वारा पेश किया गया था, और जो लैपटॉप था वो किस कंपनी का जो था। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है सामूहिक उत्तरदायित्व के यानी अनुच्छेद 75 के 3 के द्वारा। क्वेश्चन दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के 3 के द्वारा। अगला क्वेश्चन का अविश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विपक्षी दल का कोई भी सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव कौन पेश करता है? तो विपक्षी दल का कोई भी सदस्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि अविश्वास प्रस्ताव के जो पक्ष में कम से कम 50 सदस्य का होना जरूरी होता है। दोस्तों अगला सदस्य कि बैंक बेंचर किसे कहते हैं? दोस्तों बैंक बेंचर उसे कहते हैं जो संसद में पीछे बैठने वाले मंत्री या सदस्य को बैक बेंचर कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका जो संसद खत्म हो गया
और इसके 2 वीडियो बने हैं जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप अभी तक स्टडी वाइट चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी तरह सोल्यूशन के विषय टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग डालते रहेंगे और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।